तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित चौहान आपका स्वागत करता हूँ हिंदी की क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक ही दिन में लगभग 15 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो कल की हमारी क्लास हुई थी उसमें से 15 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कल में ही कराया है, जबकि 5 बच्चों के रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके थे। ठीक है, तो लगभग 20 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी मात्र 30 हमारे पास रजिस्ट्रेशन और होने हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो रजिस्ट्रेशन करा ले, और जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो भी वीडियो देख ले, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ट्रिक के साथ आपको याद कराएंगे, फुल आपको उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, हम आगे देखते हैं ना। पहली वीडियो आप देख लेना, आपको मिल जाएगा लिंक इसका। तो देखो हम बात करते हैं स्वर की। तो हमारे पास स्वर की परिभाषा क्या होती है ना, पहले तो देखें हमारे पास। देखो इसने कहा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, वो देखते हैं ना। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं कौन, व्यंजन। ठीक है, ये तो हम छोटी सी परिभाषा इसकी लिखी हुई है, पर इसकी परिभाषा मैं आपको अलग बताता हूँ। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो हमारे पास व्यंजन स्वर में दोनों अलग अलग डिफरेंट है। स्वर क्या थे, जो स्वतंत्र थे, मुख के किसी भी अंग से नहीं टकरा रहे थे। व्यंजन क्या है हमारे पास, जो मुख के विभिन्न अंगों से टकरा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ। अब बोलेंगे ये क्या होता है हमारे पास। देखो कंठ क्या होता है हमारे पास, ओष्ठ क्या होता है ना, और तालु क्या होता है हमारे पास, है ना। देखो कंठ हमारे पास आपने देखा होगा जी, हमारे जो गला होता है ना उसके आसपास एक बिंदी सी होती है, उसे बोलते हैं हम कंठ। तालु क्या होता है, जीभ से नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं तालु। और मूर्धा क्या होता है, जीभ से ऊपर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं मूर्धा या मुर्दा। आप देखो मुर्दा याद कर लेंगे, कैसे याद हो जाएगा आपके कि जो मुर्दा होता है वो मर जाता है, वो ऊपर चला जाता है, तो जीभ से ऊपर का भाग क्या होता है हमारे पास, मुर्दा होता है। ठीक है, चलो ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं व्यंजन की, है ना। एक बार आप सुनो और सुने व्यंजन की परिभाषा क्या थी हमारे पास, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। या इसकी अथवा की परिभाषा यदि हम देखें, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, कि जिन वर्णों का निर्माण स्वरों के मिलने से हुआ है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनका निर्माण स्वरों के मिलने से हुआ है। इनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 33 है। आप बोलेंगे सर कैसे। सपोज करो मैं यदि बात करूँ, ये क्या है हमारे पास, है ना। यदि मैं इसे हलंत कर दूँ तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, और आ क्या हमारे पास, स्वर है। बिल्कुल सही है। यदि सपोज करो मैं यहाँ की लिख दूँ और मैं इसे अलग करूँगा तो हमारे पास क्या है, और प्लस हलंत, और हमारे पास हो जाएगा छोटी। तो छोटी क्या हमारे पास यहाँ, स्वर है। तो हमारे पास जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वरों के निर्माण से बने होते हैं ना। देखो स्वरों की संख्या वैसे हमारे पास 33 होती है, परंतु कभी कभी क्या होता है, हम द्विगुण व्यंजन को सम्मिलित कर लेते हैं, जिन्हें द्विगुण के हमारे पास विकसित या उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं ना। इसे बाद में पढ़ेंगे। देखो इसे आपको याद रखना कि परंपरागत रूप से जो हमारे पास व्यंजन है वो 33 है, जबकि द्विगुण व्यंजन को शामिल करने पर इनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 33 है। ठीक है, देखो उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। दोस्तों व्यंजन का वर्गीकरण हम बहुत आधार पर पढ़ने वाले हैं। देखो ये तो हमारे पास मुख्य वर्गीकरण है इसका, है ना। उसके बाद प्रांतों के आधार पर पढ़ेंगे हम, है ना। घोषताओं के आधार पर पढ़ेंगे हम, जैसे घोषता अघोष सघोष पढ़ लेंगे, है ना। प्राणताओं के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण पढ़ लेंगे हम, है ना। फिर हम कुछ अन्य भेद पढ़ लेंगे, है ना। उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम इसे देखते हैं। देखो हमारे पास है व्यंजनों का वर्गीकरण, 3 भेद होते हैं इसके, है ना। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है हमारे पास अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है हमारे पास उष्म या संघर्षी व्यंजन। हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे ये समझ चाहता हूँ कि मैंने परिभाषा की इसमें नहीं लिखी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता वीडियो बनाने में भी और लिखने में भी। ठीक है, तो मैं परिभाषा आपको स्पर्श व्यंजन कैसे बोल के बता देता हूँ कि जिन व्यंजनों वर्णों का या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा व ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकले उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। भाई स्पर्श व्यंजन क्या होंगे हमारे पास, कि जो मुख के विभिन्न भाग है उनसे टकरा के हमारे पास वायु बाहर निकलेगी, वही क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अरे यही तो व्यंजन की परिभाषा पढ़ रहे थे हम, है ना। व्यंजन की स्पर्श व्यंजन की परिभाषा यही है हमारे पास। आपको याद रखना कि मुख के विभिन्न भागों से टकराते हुए क्या निकल रहा हमारे पास, बाहर निकल रहे। पर इसमें जो व्यंजन है इसमें रुकावट के साथ और इसमें विभिन्न भागों से टकराते हुए। ठीक है, देखो उसके बाद जो हमारे पास स्पर्श व्यंजन है इनकी जो संख्या है वो 25 है ना, 25 है। तो आपको याद रखना है कि जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। और दोस्तों ये जो टेबल है आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करनी है। यदि आप इस टेबल को अच्छी तरीके से याद करते हो तो आने वाली जो आपके पास, देखो आने वाले जो आपके पास संधि होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, देखो बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन में, है ना। इसे आप याद कर लेंगे कचट कै च ट त प,
कचट तप, है ना। देखो कै ख ग घ अंग। देखो इससे आप याद कर लेंगे ना, अइया बोलते हैं ना, अंग अइया, ठीक है। ये अंग है और ये अइया है, ये अण है और ये न है और ये मैं है। जैसे भी आप याद करना चाहते हैं, आपको टेबल याद करनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके याद करनी है, ठीक है। यदि आपकी ये टेबल याद होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है संधि में भी और वर्णमाला में, ठीक है। देखो हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। देखो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होगी उसे हम समझेंगे। देखो अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण प्रारंभिक वर्णमाला के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन सी? य रै ल वै, ठीक है। इनकी संख्या क्या होती है हमारे पास? य रै ल वै 4 होती है। अब देखो दोस्तों, जब इन्हें हम पढ़ेंगे ना तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। जैसे य हो गया हमारे पास, है ना, रै हो गया हमारे पास, जैसे रै की हम बात बता रहे तो लुंठी से रै का हमारे पास उच्चारण स्थान है ना। ल हो गया हमारे पास पार्श्विक होगा, वै का कहाँ से होगा, रै का कहाँ से होगा, तो ये बाद में देखेंगे हम, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं हम, आने वाली अगली जो वीडियो होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या आप याद करेंगे, क्योंकि यदि आप छोटी चीज़ याद कर लेंगे तो आपको आने वाली जो वीडियो होगी उसमें दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य रै ल वै, इसे आप याद कर लेंगे। बात करते हैं उषुम व्यंजन की, है ना। उषुम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं हमारे पास क्या होती है। देखो उषुम व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराते हुए गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें उषुम व्यंजन कहते हैं। मतलब क्या होता है हमारे पास, जब वायु मुख के विभिन्न भागों से टकरावेगी तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, गर्म हो जाएगी, संघर्ष उत्पन्न करेगी। इन्हें क्या कह देंगे हम? उषुम या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या हमारे पास 4 होती है। बड़स है, पेट पटस है, छोटस है और है। ये क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है ना। तो ये सभी आप याद कर लेंगे। इनकी संख्या क्या होती है हमारे पास? 4 होती है। बड़स है, पेट पटस है, छोटस है और है। ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यदि इसे आप याद कर लेते हैं तो आपको, मैं ये मान लो कि आपकी जो संधि है या आने वाले जो आपकी अगले वाले टॉपिक, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। हम बात करते हैं आगे। देखो अन्य जो हमारे पास व्यंजन है, ये व्यंजन आपको याद रखने हैं, है ना। जो आपके पास ये अन्य व्यंजन है ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो अन्य व्यंजन हमारे पास, इसका नाम क्या हमारे पास, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या इनका विकसित व्यंजन बोलते हैं, या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। देखो बात तो वही है हमारे पास, है ना। सारे नाम इनका ये कि हमारे पास द्विगुण भी एक है, विकसित भी एक है और उत्क्षिप्त भी एक है। देखो परिभाषा क्या होगी, 2 गुण रखने वाले या जो बाद में विकसित किए गए हो उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। 2 गुण रखने वाले या जो बाद में विकसित किए गए हो उन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखो बाद में विकसित हुए हमारे पास, आपके पास ये ड था और ये ढ था, है ना। पर इनके नीचे जो बिंदी थी ना वो अवेलेबल नहीं थी, पर अब हमारे पास उपलब्ध हो गई है ना। पहले हमारे पास ये थे, पर अब हमारे पास क्या हो गया नीचे। आपको ये बिंदी हमेशा याद रखनी है, ये बिंदी होती है। और हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास ये होता है ना, ये ड और ढ होता है, कभी भी इनका जो यूज़ होगा वो शुरुआत में नहीं होने के, ठीक है। कभी भी शुरुआत में इनका यूज़ नहीं होने का। जैसे मैं कह दूँ डमरू, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो डमरू है हमारे पास, यहाँ से ये बिंदी नहीं होने की, यहाँ हमारे पास पहले वाला ड जो हम स्पर्श व्यंजन पढ़ा उसमें इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। देखो उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। देखो आगे है हमारे पास टॉपिक, प्रांतों के आधार पर व्यंजन के भेद। मुख्यतः 2 होते हैं दोस्तों। देखो प्रांतों के आधार पर मुख्यतः 2 होते हैं। कौन कौन से? बात करते हैं हम। एक तो होता है हमारे पास अल्पप्राण और एक होता है हमारे पास महाप्राण, ठीक है। देखो अल्पप्राण की परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं हम। देखो अल्पप्राण की परिभाषा क्या होगी हमारे पास, है ना। देखो इसमें मैंने आपको बताया ना, सम और विषम आपको याद रखनी। यदि आप वो चीज़ पहले ही याद कर लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, होने वाला है। देखिए अल्पप्राण की परिभाषा क्या होगी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकले उन्हें अल्प व्यंजन कहते हैं। अल्प का मतलब कम होता है ना, और कम का मतलब विषम होता है। आप इसे याद कर लेंगे, है ना। कम का मतलब क्या होता है? विषम होता है। जैसे आप जोड़ लेंगे 1, 3 और 5, ये विषम है। जब इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना। और जब आप 2, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको जिनका योग आने वाला है वो 12 आने वाला है। तो कम कौन है हमारे पास? विषम संख्या। तो आप याद कर लेंगे विषम। देखो ऐसे क्यों याद करें, है ना। देखो इसमें जो होती है ना, इसमें हमारे पास संख्या क्या होगी। देखो आपको मैंने कहा था, आपको यदि ये वर्णमाला आप याद कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की, तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, विषम संख्या अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा। पहला जो वर्ग है इसमें होगा
तीसरा जो वर्ग होगा इसमें होगा और पांचवा जो वर्ग होगा इसमें होगा। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये पूरी सारणी होगी जो अल्पप्राण व्यंजन में शामिल होगी, ये जो इस पूरी सारणी होगी अल्पप्राण व्यंजन में शामिल होगी, जो ये पूरी सारणी होगी ये अल्पप्राण व्यंजन में शामिल होगी। ठीक है, और देखो ऐसे अल्पप्राण और ऐसे अंतस्थ, ऐसे अल्पप्राण और ऐसे हमारे पास क्या होगा अंतस्थ, सॉरी ये है हमारे पास अंतस्थ है ना। और अंतस्थ में कौन होता है हमारे पास, भाई सिंपल सी बात है, आपने अंतस्थ पढ़े थे, यर है लव है, यर है लव है ना, आपने पढ़े थे ना। तो यर है लव है भी हमारे पास क्या है अल्पप्राण में व्यंजन में शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द्विगुण। देखो द्विगुण का प्रथम, और प्रथम कौन है हमारे पास डे, तो डे क्या होगा इसमें शामिल होगा। तो इसमें याद रखना है आपको कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन और द्विगुण का डे व्यंजन ये क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ठीक है सर, तो हम बात करते हैं आगे। देखो हम बात करते हैं महाप्राण की। अब देखो महाप्राण ये क्या होता है, मैंने आपको महा का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो हमारे पास महाप्राण में क्या होगा बड़ा, अर्थात आप कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और बड़ा का मतलब क्या होता है हमारे पास सम संख्या, तो आप इसमें सम याद कर लेंगे। देखो आपने सम का मतलब आप समझ रहे हैं ना हमारे पास, देखो पहली, तीसरी और पांचवी तो हमने काट दी थी, हमारे पास कौन सी बची, दूसरी और चौथी बची, तो वो क्या में शामिल हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी महाप्राण में शामिल, है ना। तो दूसरी और चौथी हमारे पास हो जाएगी महाप्राण में, अर्थात सम संख्या हो जाएगी हमारे पास महाप्राण में शामिल। और उसके बाद जो हमारे पास उसमें व्यंजन पड़े थे तीनों से और है वे महाप्राण में शामिल हो जाएंगे, और द्विगुण का जो हमारे पास ड है वो हमारे पास महाप्राण में शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, देखो संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन को मिश्रित व्यंजन ही बोलते हैं ना। इसकी परिभाषा लिखी हुई है हमने, परिभाषा देख लेंगे आप कि क्या परिभाषा है इसकी। इसने कहा है कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के जोड़ने से बने संयुक्त व्यंजन है, जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि यदि दो भिन्न भिन्न व्यंजन हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या होता है संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो जाता है या मिश्रित व्यंजन का निर्माण हो जाता है। इनकी संख्या हमारे पास 4 है। कौन कौन से हमारे पास, अक्षय है, तरह है और गैया है और सर है ना, इसे जैया बोलते हैं ना, जैया और सर। ठीक है, अब देखते हैं इनका निर्माण क्या कैसे हुआ है। देखो अक्षय का निर्माण हमारे पास कै और सै से हुआ है। यदि मैं इसे हलंत कर दूं, सै को, जो हमारे पास सै है ये, इसे मैं हलंत कर दूं, है ना, ये जो पेट पटा सै है हमारे पास, इसे मैं हलंत कर दूं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, ए निकल जाएगा। इस प्रकार हम सभी को हलंत कर सकते हैं, इसे भी हलंत कर सकते हैं, इसे भी हलंत कर सकते हैं, इसे भी हलंत कर सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ए निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं। अर्थात सब में से क्या कर सकते हैं हम, ए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा है लगभग ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करनी है, और जिन बच्चों ने अभी फीस पेड नहीं की है वो फीस पेड कर दे, क्योंकि 500 रुपये इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। यदि आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो कम से कम मैं आपको कम से कम बता दूं फीस की, कम से कम आप मान लो 4500 रुपये कम से कम आपको सिर्फ वर्णमाला ही करा जाएगी, जिसमें आपको पत्रकारिता भी दे रहे हैं और हिंदी भाषा का विकास भी दे रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप 2 या 3 बार वीडियो देख ले, आपको ऑटोमेटिक ही ये जो हिंदी भाषा का विकास है याद हो जाएगा। आने वाले जो हमारे पास समास होंगे, है ना, जो हमारे पास विकारी अविकारी होंगे, और उसके बाद हमारे पास जो आने वाला अलंकार होंगे, जो भी हमारे पास छंद होंगे, वे हम इस ट्रिक से पढ़ेंगे कि आप कभी भी भूलने वाली नहीं है, और आपको ये चीज़ कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको पता है कि लगभग हम 6 या 7 किताबों से सम्मिलित करके पढ़ा रहे हैं ना। तो ये मान लो आप अलग अलग किताब पढ़ोगे तो आपका वैसे दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, और हमें क्या है, हमें तो पढ़ना ही है, पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, तो हमारा तो यही है बस, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि टीचर बनना है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें और जल्दी जॉब ले, हमें जल्दी खुशखबरी दे कि हम अंकित सर से पढ़े थे और हमारे इतने अच्छे नंबर बने हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने हमें ये खुशखबरी दी ना, तो ये मान लो कि उसे हम 500 या 1000 रुपये देंगे और लाइव उसका क्या लेंगे, इंटरव्यू लेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।